नमस्कार साथियों, मैं मोनिका झाझड़िया आपका YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है अपनी क्लासें हो चुकी हैं 8। ठीक है, देखो फटाफट कोर्स हो रहा है और 8 क्लासों में अपना 5वां टॉपिक चल रहा है शायद, है ना। तो मैं मेरी तरफ से फटाफट करवा रही हूँ। दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम सब अभी मेरे को पता चला है, दिल्ली पुलिस को काफ़ी लोग टारगेट कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने से पहले तो चाहे तुम 3 बार रिवाइज कर लेना, ये सारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो कल की क्लास में मतलब अपनी जो प्रीवियस क्लास रही थी उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि भाई क्वेश्चन बैंक लेके आना है या फिर थ्योरी के हिसाब से ही लेके आना है। तो भाई कुछ मतलब वो था, वो वोटिंग के हिसाब से 50-50 आ रहा था कि भाई नहीं मैम थ्योरी लेके आओ, कुछ बोल रहे थे नहीं मैम आप क्वेश्चन बैंक लेके आओ। तो मैं आज ऐसे ही करके लाई हूँ कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीज़ें लेके आई हूँ। तो आज वैसे करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अपन ने लास्ट क्लास में अगर याद हो तो रोम के बारे में पढ़ा था, रैम रोम वगैरह पढ़े थे, मेमोरी पढ़ी थी, है ना। तो मेमोरी टॉपिक चल रहा था, मेमोरी में अपन ने क्या पढ़ा? रैम और रोम के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में? रोम के बारे में पढ़ रहे थे। रोम को अपन ने कितने प्रकार में बांटा था? रोम को अपन ने 3 प्रकार में बांटा था। वो प्रकार कौन से थे? वो थे आपके पी रोम, ईपी रोम, ई ई पी रोम, या फिर इसको ई स्क्वायर पी रोम भी बोलते हैं। ठीक है। रोम को अपन ने 3 भागों में बांट दिया था। रोम की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, वो क्या थी आपकी? रीड ओनली मेमोरी। क्या थी? रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की क्या बताई थी? पी रोम की बताई थी मैंने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई से क्या बताया था मैंने? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई ई पी रोम क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रिकली। क्या बताया था? इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था। ठीक है। अब इनमें मैंने ये भी बताया था कि भाई पीरोम था वो क्या था? जिसमें आप डिलीट नहीं कर सकते थे, कोई डाटा था उसको आप डिलीट नहीं कर सकते थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा ईपीरोम क्या था। ईपीरोम में मैंने बताया था कि जो आपकी यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज के अंदर आप उस हार्ड डिस्क को रखते थे या फिर आपकी जो मेमोरी थी उसको या फिर डाटा थी उसको इरेज करने के लिए आपको यूवी रेज की जरूरत पड़ती थी। कम से कम 20 मिनट तक आपको यूवी रेज देनी पड़ती थी, तब जाके वो चिप से डेटा इरेज होती थी। फिर मैंने बताया कि ईईपी रोम क्या था, जो कि अपन आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। मतलब हाथों हाथ अपन इलेक्ट्रिकली उस डेटा को इरेज कर सकते हैं, मतलब बाहर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। ये चीजें पढ़ी थी अपन ने रोम में। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि रोम की चिप की बात करें, हम बात करें रोम चिप के बारे में। तो रोम की चिप है वो कितने प्रकार की है? रोम चिप की बात करें हम तो रोम चिप को हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। ठीक है। पहली क्या थी? पहली थी आपकी सीमोस, सीमोस। और दूसरी क्या थी? वो थी आपकी बायोस। ठीक है। अगर हम सीमोस की बात करें तो इसका क्या, सी मोस की फुल फॉर्म क्या होगी? वो होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स
मेटल, एम से मेटल था आपका, ठीक है। ओ से ऑक्साइड हो जाता है, और एस से सुपर कंडक्टर। दिख रहा है ना, ये सुपर कंडक्टर है भाई, ठीक है। तो सीमोस की फुल फॉर्म थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक मेटल ऑक्साइड सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो बात करें हम बायोस की, तो बायोस की फुल फॉर्म क्या थी, तो बायोस की फुल फॉर्म हो जाती है, बी से आपका हो जाएगा बेसिक, आई से इनपुट, इनपुट, ओ से आउटपुट, और एस से सिस्टम, ठीक है। तो रोम चिप को अपन ने दो भागों में बांटा, पहला भाग था आपका बायोस, दूसरा भाग रखा हमने सीमोस, ठीक है। अब बायोस और सीमोस का फुल फॉर्म हमने देख लिया, अब इनका काम क्या होता है वो देखते हैं। अगर हम बात करें कि भाई जो बूटिंग होती है कंप्यूटर वगैरह में, उसका काम कौन करता है, तो ये काम करता है आपका बायोस। किसका काम, बूटिंग की। अब हम बात करें कि बूटिंग क्या है। बूटिंग एक ऐसी चीज है, मतलब आप कोई भी नया कंप्यूटर लेके आते हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डालते हो, है ना, तो वो सारा काम कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो आपका बूटिंग में जा रहा है। मतलब आप कंप्यूटर शुरू करने से लेकर, आपका कंप्यूटर शुरू होता है से लेकर काम में लेने जाने वाले, मतलब काम में लिया जाए इस स्टेज तक पहुंचता है, वो सारा काम कौन करता है, बूटिंग के थ्रू वो काम होता है। अगर सिंपल वर्ड में कहें कि कंप्यूटर को शुरू करने से लेकर कंप्यूटर में काम करने तक की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे, बूटिंग कहेंगे। अब हम बात करें, ये क्या होता है आपका, नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल क्या होता है ये भी मैंने बताया था, मतलब जहां डेटा इरेज ना हो, मतलब डेटा क्या रहेगा आपका, परमानेंट रहेगा। क्या रहेगा, परमानेंट रहता है। अगर हम बात करें सीमोस, तो सीमोस किस काम के आता है, अपने कंप्यूटर के अंदर रोज डेटा और मतलब डेट और टाइम है वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ में, है ना। आज का मतलब जैसे थोड़ी देर बाद में 5 बज जाएंगे, तो 5 बजे आपका टाइम ऑटोमेटिकली उसमें सही हो जाएगा, या फिर कहें कल की डेट है उसमें ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगी। तो ये काम कहाँ होता है, वो काम करता है आपका सीमोस। तो इसको हम ये भी बोल देते हैं टाइम एंड डेट चेंजिंग। टाइम और डेट में परिवर्तन करने का कार्य, या फिर अपडेट करने का कार्य, चेंजिंग या फिर अपडेट लिख लीजिएगा, अपडेट करने का कार्य कौन करता है, सीमोस करता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें कि अपन ने रोम के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़े, उसके बाद में रोम चिप के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करें कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है, किसकी, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, तो फ्लैश शब्द सुनते ही अपने दिमाग में एक चीज आती है, मतलब फ्लैश क्या होता है, कैमरे का अचानक से एक फ्लक्स ऑफ सेकंड के लिए लाइट आना, है ना। मतलब एक छोटी सी या फिर बोले थोड़ी सी देर के लिए एक लाइट का प्रभाव पड़ना, वो क्या होता है आपका फ्लैश हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर फ्लैश मेमोरी की, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी चिप होती है या फिर एक ऐसी मेमोरी होती है जो रीराइटेबल होती है। क्या होती है, रीराइटेबल। रीराइटेबल, रीराइटेबल का मतलब क्या है, अगर इसमें कोई डाटा लिखा हुआ है या फिर इसमें कोई डाटा सेव है, उस डाटा को आप इरेज कर कर उसमें फिर से परिवर्तन कर सकते हैं, फिर से कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने एक वर्ड और बोला कि उसमें इरेज कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिलीट करने की भी ऑप्शन
होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, फ्लैश मेमोरी है आपकी, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब मैंने अभी बताया आपका परमानेंट। क्या है, परमानेंट, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी से इतना कुछ बता दिया कि भाई उसमें चेंजमेंट हो सकता है, कुछ चीज अपन को पसंद नहीं है उसमें चेंज कर देंगे। मोबाइल नंबर है, मान लीजिए अपन ने कोई मोबाइल नंबर सेव किया है ना, तो मोबाइल नंबर सेव किया, उसके बाद में अपन को नाम चेंज करना है, मतलब कुछ कंफ्यूजन हो गया, नाम अलग लिख दिया, उस नाम को अपन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसको एडिट कर देते हैं, मतलब उसमें एडिट का ऑप्शन अपने पास होता है। या फिर अपन को कोई नंबर या फोटो डिलीट करनी है, तो अपन उस फोटो या डिलीट मतलब फोटो को हम या नंबर को डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो सबसे पहले अपन मोबाइल फोन को ले लेंगे। आपका मोबाइल फोन या फिर कैमरा इत्यादि, ठीक है, ये सब आपकी क्या हो जाती हैं, फ्लैश मेमोरी। अब हम बात करें कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी, इसको कैसे भी बोलते हैं, कैसे मेमोरी। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भाई हाईलाइट कर लेना, लाल पेन से इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या है, सबसे पहले बात आती है कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी आपका किसका पार्ट है, ये आपका एस रैम का पार्ट है। किसका पार्ट है, एस रैम का। एस रैम की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, वो क्या थी, वो थी आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये हो जाती है आपकी एस रैम की पार्ट, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई कैश मेमोरी किस काम में आती है, कैसे काम में आती है, उन सब की। तो देखो अपना जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर रैम होता है। अपन कोई प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, वो किस में होता है, रैम में होता है। अभी आप मेरी क्लास ले रहे हो तो कहाँ चल रही है, वो आपकी रैम में चल रही है। वो सारे काम जो प्रेजेंट टाइम में होते हैं वो किस में होते हैं, रैम में होते हैं, क्योंकि वो प्राथमिक है, मैंने बताया था ना प्राइमरी है इसलिए। तो रैम में काम हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए सीपीयू को कई चीजें चाहिए, बार बार कई चीजें रिपीटिंग चीजें चाहिए, लेकिन स्पीड से चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड से वो चीजें नहीं मिलेंगी तो प्रॉब्लम आएगी, डेटा डेटा आने में प्रॉब्लम आएगा, है ना, सफरिंग उसमें बफरिंग हो जाती है। तो उन सब चीजों के लिए मतलब रैम की स्पीड होती है, उसके कंपैरिजन में कैश की स्पीड है वो अधिक होती है। किसकी स्पीड, कैश की स्पीड अधिक होती है, इसलिए कैश मेमोरी को सीपीयू में मतलब डेटा प्रोवाइड करवाने के लिए यूज में लिया जाता है, ताकि मतलब जो ऐसे भी बोल सकते हैं सीपीयू में बार बार यूज होने वाली डेटा कहाँ स्टोर होती है, कैश मेमोरी में स्टोर होती है। इसको आप लिख लीजिए, सॉरी, सीपीयू में बार बार काम में लिया जाने वाला डाटा कैश में कैश मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मतलब क्वेश्चन यहां से आता है
एक क्वेश्चन आता है आपका कि भाई केस मेमोरी है ये किनके बीच में काम करती है। तो मैंने जैसे बताया कि सीपीयू के लिए काम करती है। तो आपकी जो डी रैम है, ऐसे बना लीजिएगा, एक यहां लिख लीजिएगा कैश मेमोरी। डी रैम और आपका सीपीयू, इनके मध्य काम करती है कौन? कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ये दोनों लाइन है जो मैंने ऊपर लिखवाई है, एक लाइन और एक ये दोनों को दोनों हाईलाइट हो जानी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ अगर अपन आगे बढ़े तो अपनी आती है वर्चुअल मेमोरी। क्या आती है? वर्चुअल मेमोरी, या इसको आभासीय आभासिक मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासीय। अब वर्चुअल मेमोरी, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? चलो मैं इसको दूसरे कलर में लिख देती हूँ। वर्चुअल मेमोरी या फिर आभासिक मेमोरी। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है इसको आभासिक मेमोरी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि वर्चुअल मेमोरी को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो आभासिक शब्द से भी जाना जाता है। देखो अभी मैं कई कई चीजों के आपको हिंदी में नाम बताती हूँ। क्यों बताती हूँ? क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और जिनके नाम में हिंदी में, मतलब आधे से ज्यादा वर्ड तो ऐसे हैं जिनका हिंदी में कोई नाम होता नहीं है, वही सेम चीज होती है। अगर हिंदी में मान लो किसी का होता भी है और मैं नहीं बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ना पूछा गया है और ना आने की कोई आशंका होती है उनमें। और जिनका मेरे को ऐसे लगता है कि भाई ये पूछा गया है या फिर मतलब ये जरूरी है, उनका मैं हिंदी में साथ में बता देती हूँ, है ना। और बाकी हिंदी के शब्द तो वैसे ही याद कम रहते हैं। अब आभासिक याद रखो, वर्चुअल ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को। क्या पता, मेरे को भाई इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट है भाई, हिंदी वाले शब्दों से तो मेरे को ज्यादा लग रहा हो। बाकी मेरा मानना यही है। ठीक है, तो हम बात करें वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का क्या काम होता है? जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, क्या होती है? हार्ड डिस्क। तो जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसमें जो खाली जगह होती है, मतलब मान लीजिए ये आपकी कोई हार्ड डिस्क है, इसमें मान लीजिए ये आपकी 156 जीबी की है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए 100 जीबी है, वो तो स्टोर है किसी मतलब सारी चीजों से, बाकी का 56 जीबी है वो खाली है। तो वो 56 जीबी है, वहां क्या है आपकी? वहां वर्चुअल मेमोरी को बनाया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए, हार्ड डिस्क की खाली जगह जगह पर खाली जगह पर बनाया जाता है। अब बात करें इसका काम क्या है। तो देखिए मान लीजिए आपने फोन लिया, ठीक है, फोन लिया, उसमें आपकी रैम थी 2 GB, 2 GB रैम और 8 GB रोम, ये मान लीजिए। ठीक है, ये कैपेसिटी है इसकी। तो अब इसके पास रैम कितनी है? रैम तो उसके पास कितनी है? 2 GB है। अब अपन मतलब कोई भी काम हाल ही में कर रहे हैं तो वो कहाँ होगा? आपका रैम में होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक गेम खेलना है और उस गेम की स्टोरेज है वो कितनी है? 5 GB है, लेकिन आपके पास फोन कितना है? 2 GB का है। तो कैसे होगा, है ना। तो वो जो 3 GB है वो कहाँ से आता है? वो 3 GB आपका वर्चुअल मेमोरी होती है,
उसका यूज में आता है। मतलब जो वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर खाली जगह थी वहां पे एक ऐसा स्टोरेज होता है जो आपके रैम में, या फिर बोले कि कोई हाल ही में चल रहा कोई काम है उसको पूरा करने के लिए अगर स्टोरेज की ज्यादा आवश्यकता होती है तो आपकी वहां से वर्चुअल मेमोरी है वो प्रोवाइड करवा देती है। तो बाकी की 3 GB कहाँ से आती है? आपकी वर्चुअल मेमोरी से आ जाती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में यही खास था। इसको अगर लिख देंगे तो ऐसे भी लिख देना। बाकी का मैंने बता दिया है कि रैम को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। बाद में अगर भूल जाओ तो लिख लो साथ में। रैम को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अपनी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी की, थोड़ी बहुत कर लेते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन लगाते हैं क्योंकि फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करें हम सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा नाम क्या बताया था मैंने इसका? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी या फिर मैंने क्या कहा था? सहायक या द्विक। मतलब सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? जो हम बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी को अपन ने कहा कितने भागों में बांटा था? सेकेंडरी मेमोरी को हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। पहला क्या बताया था मैंने? पहला भाग बताया था आपको मैग्नेटिक। दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था ऑप्टिकल। और तीसरा मैंने बोला था अदर। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक। डिस्क लिख लेना है इनके आगे, वैसे तो मेरा पहले करवाया हुआ है ये। मैग्नेटिक की बात करें तो मैग्नेटिक कौन से होते हैं? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से होते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, एग्जाम्पल में आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर बोले तो फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्टिकल में तो ऑप्टिकल में आपके आ जाएंगे सीडी, डीवीडी, ये सब। और अदर में बात करें तो आपका मेमोरी कार्ड, है ना, ये चीजें, या फिर पेन ड्राइव बोल सकते हो। पेन ड्राइव लिख लेना साथ में, पेन ड्राइव। ठीक है, ये चीजें अपन ने पहले भी पढ़ी थी। अभी अब सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, वापस सेकेंडरी मेमोरी पे आ रहे हैं, तब मैं ये वापस बता रही हूँ आपको। एचडीडी की फुल फॉर्म लिख लेना भाई साथ में, हर चीज लिखवाऊंगी नहीं मैं। हार्ड HARD के डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव है आपका। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी की क्या है? डीवीडी की क्या है? डिजिटल वीडियो, या और क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। और एक और नाम है इसका, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अब बात करें हम फ्लॉपी डिस्क की। पहले हार्ड डिस्क की करते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क में बस इतना ही याद रखना है कि आपकी जो एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क चढ़ी हुई हो, मतलब ऐसे होती है, एक इस पे एक डिस्क लगी हुई होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, एक डिस्क पर दूसरी डिस्क चढ़ी हो उसको हम स्टैक ऑफ डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक ऑफ
डिस्क कहते हैं। अगर हम बात करें स्टैक ऑफ डिस्क, तो वो क्या है, अगर एक डिस्क पर या हार्ड डिस्क पर दूसरी डिस्क लगी हुई हो उसको स्टैक ऑफ डिस्क कहते हैं। यही क्वेश्चन आया हुआ है बस हार्ड डिस्क से कि स्टैक ऑफ डिस्क क्या है, या फिर एक डिस्क पर दूसरी डिस्क चढ़ी हुई हो उसको क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें फ्लॉपी पे, फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क पे क्वेश्चन आया था, वो ये आया था कि भाई उसमें साइज दी थी और ये पूछा था इनमें से कौन सी फ्लॉपी डिस्क नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आपकी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क है ना। अब इसमें आपको साइज दी थी 8 इंच, ठीक है, एक थी 3.5 और एक थी 5/1/4 इंच और एक थी 6.5 इंच। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें यह आया था कि भाई इनमें से फ्लॉपी डिस्क कौन सी नहीं है या कौन सी अवेलेबल नहीं है, तो उसका ऑप्शन था आपका 6.5 इंच। तो आपका हार्ड ये फ्लॉपी डिस्क है, सॉरी फ्लॉपी डिस्क है वो 8 इंच में प्रोवाइड करवा दी जाती है, 3.5 इंच में और 5/1/4 इंच में प्रोवाइड करवाई जाती है। अब हम बात करें सेक्टर की। सेक्टर क्या है, मान लीजिए ये कोई डिस्क है, इस डिस्क को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, तो एक भाग है वो इसका सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, जो बाहरी भाग है उसको सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और एक भाग को कहा जाता है फ्रोक। क्या कहा जाता है, फ्रोक। अगर हम बात करें कि फ्रोक और सेक्टर में बंटने वाले भाग को या फिर फ्रोक और सेक्टर में बंटने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। अब इसको लाइन को लिख लीजिएगा कि भाई पहले तो फ्लॉपी डिस्क आपने टॉपिक डाल लिया, इसमें लिखना है कि फ्लॉपी डिस्क की साइज 8 इंच, 3.5 इंच या 5/1/4 इंच पाई जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये डालना है कि डिस्क में सेक्टर और फ्रोक को बांटने की प्रक्रिया या बांटने की जो प्रोसेस है उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में और, तो फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिस्क है जिसको दोनों साइड से पढ़ा जा सकता है। और फ्लॉपी डिस्क को पढ़ने के लिए काम में लिया जाए उसको, सॉरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को पढ़ने के लिए काम में लिया जाए उसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को इसको ऐसे बोल, मतलब ये है कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर का जो डाटा है, थोड़ा मेरे दिमाग में कुछ और चल गया तो वो स्किप आउट हो गया। जो फ्लॉपी डिस्क का डाटा है उसके अंदर जो मतलब फ्लॉपी डिस्क के अंदर का जो डाटा है उसको पढ़ने के लिए किसको काम में लेते हैं, उसको पढ़ने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को काम में लेते हैं। ऐसे आया सेंटर में दिमाग। फ्लॉपी डिस्क के अंदर का डाटा काम में लेते, डाटा को पढ़ने के लिए, डाटा को पढ़ने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को काम में लिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें पढ़ने की, तो फ्लॉपी डिस्क है उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। एक साइड से सिर्फ पढ़ा जाता है और एक साइड से लिखा जाता है। मतलब मैंने क्या बोला, फ्लॉपी डिस्क को दोनों तरफ से देखते हैं तो दोनों साइड उस पर डाटा होता है, ठीक है। तो जो एक साइड का डाटा है उसको सिर्फ पढ़ा जाएगा और जो दूसरी साइड का डाटा होता है उसको उसके ऊपर अपन लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क में अपन को सिर्फ उसकी साइज याद रखनी है। सेक्टर और फ्रोक के बीच में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपन फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ये चीज याद रखनी है, साइज याद रखनी है। उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो डाटा होता है उस डाटा को पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है, उसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं, ठीक है। अब फटाफट 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन है।
ठीक है, जो हाँ अभी तक हो गया उसी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, साथ साथ में क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए वो क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ये चीज मैंने कंप्यूटर में मेमोरी चैप्टर शुरू किया था तब मैंने बताया था कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, साथ साथ में आंसर देना है भाई। निम्नलिखित में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अब इकाई को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? बन-ठन के बीके मांगता है पिज्जा। आई होप आप लोगों को याद होगी। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अब इनमें से इकाई सबसे बड़ी कौन सी है? गीगाबाइट। गीगाबाइट आपकी ये रही। किलोबाइट ये रही, मतलब इससे बड़ी गीगाबाइट है। मेगाबाइट, मेगाबाइट भाई गीगाबाइट से छोटी है, तो मतलब इन तीनों में गीगाबाइट। फिर आती है टेराबाइट। टेराबाइट गीगाबाइट से भी बड़ी है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ए हो जाता है, टेराबाइट सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी मतलब अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका वीडियो कहाँ चल रहा है, और अगर लाइट चली जाती है तो सारा डेटा इरेज कहाँ से हो जाता है, ये चीज मैं कोई 10 बार बोल चुकी हूँ। वो कौन सी मेमोरी होती है आपकी, या फिर बोले इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या वो हार्ड डिस्क होगा, क्या वो रोम होगा, रैम होगा? तो बताइए वो कौन सा होगा? आपका रैम होगा, क्योंकि रोम आपकी परमानेंट मेमोरी में काउंट होती है। अगर हम बात करें कैश मेमोरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैंने अभी बताया था, कैश मेमोरी के बारे में पढ़ाया है। तो कैश मेमोरी क्या स्थायी भंडार के लिए, मतलब स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है? नहीं। उसके बाद है मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। हाँ, मैंने क्या बोला था कि सीपीयू के अंदर जो बार बार डेटा चाहिए वो अगर रैम में स्टोर होगा, रैम की स्पीड कम होगी, है ना। तो रैम की स्पीड कम होगी तो क्या होगा? डेटा टाइम पे पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा? अवरोध आने लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें बफरिंग वगैरह होगी। तो उन सबको हटाने के लिए, मतलब मेमोरी, मतलब जो मेमोरी है या बोले अपन आपकी रोम है या रैम है उसमें, और आपकी जो प्रोसेस हो रही है सीपीयू में, उन दोनों के बीच में अगर कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? कैश मेमोरी को। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाता है। अगला है टेम्परेरी मेमोरी किसे कहते हैं, या फिर बोले अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? तो वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी रैम, क्योंकि जब तक चल रहा है तब तक काम करेगी। जैसे ही लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दिया गया तो सब कुछ इरेज हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 1 गीगाबाइट के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास कराई थी, पहले दिन ही बताया था। अब 1 गीगाबाइट के लिए अपन चलेंगे अपने वापस ट्रिक पे। तो मैंने क्या बोला था? 1 गीगाबाइट आपका 1 गीगाबाइट है, वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर? एक कदम पीछे चलेंगे तो एक कदम का मतलब क्या था आपका? 1024। एम का मतलब मेगाबाइट। तो ऑप्शन में है क्या, देखते हैं। हाँ जी, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1024 मेगाबाइट। देखो वो एक ट्रिक याद करने से आपके कितने सोल्व, और मैंने देखे हैं भाई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बहुत आए हैं, इस वाली ट्रिक से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब भरे पड़े। अगर ये ट्रिक याद है ना तो हो जाएगी। कई बार है ना आपको अप्रोक्स में क्वेश्चन करना होता है, मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 ऐसे भी ऑप्शन आया हुआ होता है। वो कैसे करना है कि मैम 1024 को बार बार मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, नहीं, आपको अप्रोक्स लेना होता है। 1024 की जगह 1000 ले लेना, ठीक है, उस हिसाब से अप्रोक्स में आंसर निकालना होता है वहां पे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है। प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है?
प्राथमिक या फिर प्राइमरी या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं? बिल्कुल वो प्राथमिक और प्राइमरी दोनों होगी, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। डीवीडी क्या है? मैंने बोला था डीवीडी की एक तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, दूसरी बताऊंगी नहीं क्योंकि वो आपकी उसमें आएगी, यहां आ जाएगी। तो इसमें डिजिटल वीडियो डिस्क भी दे रखा है, वर्सेटाइल डिस्क भी दे रखा है। देखो इसमें प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? वर्सेटाइल होता है डीवीडी की फुल फॉर्म। कई बुक्स में वही डीवीडी की वीडियो भी डाल रखा है, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, डीवीडी की वीडियो, क्योंकि मैंने एक बुक में देखा था क्वेश्चन, उसमें डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क था और वर्सेटाइल ऐसे था, डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क, ये ऐसे आया था। तो भाई उसके हिसाब से तो ये दोनों होंगे, लेकिन ये दोनों की जगह आप वर्सेटाइल को प्रायोरिटी देना क्योंकि वर्सेटाइल सही ऑप्शन आपका। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, आगे चले। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी कैसी मेमोरी है? क्या वो भीतरी है, क्या वो बाहरी है, क्या इंटरनल है, क्या आउटर है, क्या सहायक है, या फिर एक व दोनों है? तो डीवीडी क्या है या सीडी क्या है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है? सहायक मेमोरी होती है। कौन सी होती है? सहायक मेमोरी होती है। ऐसे टिप्स पे याद रखने हैं क्वेश्चंस। रोम का प्रकार नहीं है, रोम का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, कहीं है करके आ जाओ। तो क्या पी रोम है? बिल्कुल है। ईपी रोम है? बिल्कुल है। ई पी रोम है? बिल्कुल है। क्या ई पी रोम है? नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। आज देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी करवा दिया, क्वेश्चन भी करवा दिया। आई होप आज की क्लास में मजा आया होगा भाई। अगर देखो कल हम लोगों ने लाइव आके आपसे बात भी की थी और पूछा भी था भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, तो वहां तो सब बोल रहे थे नहीं मैम ऐसे है वैसे है। तो फिर भाई वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो वीडियोस को? और अब तो व्यूज भी कम आने लग गए हैं, क्या हो गया? देखो अगर आप ऑफलाइन मतलब आप बोलते हो कि मैम हम उस टाइम नहीं ले पाते हैं जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, या फिर आप जब हमें लाइव पढ़ा रहे होते हो उस टाइम हम नहीं ले पाते हैं क्लास, तो आप भाई लाइव नहीं ले पाते हो तो थोड़ी देर बाद में हम इसको चैनल पे डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है उसको हम चैनल पे डाल देते हैं, प्लेलिस्ट में डाल देते हैं, तो उसको उस टाइम ले लिया करो। जो भाई लाइव नहीं ले पाता है वो बाद में ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किसी ने बोला मैम हम आपकी क्लास बहुत अच्छी है, हम रात को फिर लेट लेते हैं, आप जब पढ़ाते हो उस टाइम नहीं ले पाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना साथ में थोड़े कमेंट छोड़ दिया करो, तो हमें क्या लगता है कि भाई हाँ हमारे एफर्ट्स सही चल रहे हैं। वरना तो ऐसे मुर्दों जैसा फील होता है कि भैया आप लोग कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, अच्छा है बुरा है या फिर कहीं कमी है, कुछ बता दिया करो भाई। अच्छा है तो अच्छा लिख दिया करो, बुरा है तो बुरा लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो बुरा बताओगे हम उसमें और इम्प्रूव करेंगे, अगर हमें आप अच्छा बताओगे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, और बुरा बताओगे तो भी कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, क्योंकि कल को मान लीजिए हम मान लो मैं अभी यूपीएससी कर रही हूँ, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या पता मैं टीचिंग फील्ड में ही आ जाऊँ यहाँ ऐसे पढ़ाने रोज रोज आपके सामने माथा खराब करने के लिए। तो अगली बार क्या पता मैं ये मिस्टेक ना करूँ, तो भाई बता दिया करो कमेंट करके। आज की वीडियो में मैं सच में वेट करूंगी कि भाई कितने कमेंट डालते हो आप लोग। मतलब नाइट में जो बोल रहे थे ना, मेरे को नाम याद है जिन्होंने ये बोला ना मैम हम नाइट को देखते हैं, उनके देखूंगी मैं कितने के कमेंट आते हैं मेरे पास। ठीक है, आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, मैंने मेरी पूरी कोशिश की है। और अभी गर्मी भी कितनी है, इस गर्मी में सर दर्द होने लग जाता है, इतना कुछ कितनी देर से बोले जा रहे गला भी सूख गया। चलो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।